बच्चों, दिस लेक्चर इज़ फॉर द BA 4th सेम। आज हम लोग एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट भी इसको कहते हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। 1909 का एक्ट 1892 के बाद आया था, इसलिए 1892 के एक्ट को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने देखा कि बहुत सारी कमियां उस एक्ट की खुद में रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए हमें एक नया एक्ट की आवश्यकता थी। सिमिलरली आप देखिए 1892 से 1909 के बीच में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी समानांतर चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि बंगाल का विभाजन बीच में हो गया है, उसके कारण स्वदेशी मूवमेंट चालू हो गया है। बहुत तेज़ी से कांग्रेस अपना एक्सपेंशन कर रही है। कांग्रेस में अब केवल लिबरल लोग ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट भी काफ़ी प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 1905 के बाद से 1909 में ये एक्ट आया है, हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा सुधारों की डिमांड, उनका प्रेशर जो है वो अंग्रेज़ों के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। सो इन 1909 मॉर्ले, जो उस समय मॉर्ले और मिंटो, इन ये दो लोगों के अलग अलग नाम हैं। अर्ल ऑफ मिंटो was the Governor General and Morley was the President of that commission which is made for the reforms which should be given to the Indians, and also he was the Secretary of India. ये दोनों जो थे, मिंटो तो उस समय गवर्नर जनरल था और मॉर्ले भारत सचिव भी था, और साथ ही साथ भारतीयों को सुधार देने के लिए जो एक कमीशन बनाया गया था उसका प्रेसिडेंट भी था। इन दोनों ने मिल करके मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का पारित किया। बोथ ऑफ देम and this act is also known as a Morley-Minto Act. Unsatisfaction, what are the reasons behind this act? कुछ त्वरित जो reasons थे उनको देखिए। Unsatisfaction with the act of 1892, Bengal division, movements of the extremists were some regions which are responsible for this act. तो इस एक्ट के लिए ये रीज़न इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेन प्रोविजंस। सबसे पहले मैंने कहा था कि कारण बता के फिर आप इसकी अधिनियम की धाराओं पे आ जाइए। दीज आर द मेन प्रोविजंस। हिंदी में इसको लिखिए अधिनियम की प्रमुख धाराएं। पहला, एक्स्ट्रा मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज बाय 16 to 60। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह होती है। एक तो सेंटर की होती है जो गवर्नर जनरल पूरे भारत का था, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है या आप जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रांत होते हैं, उनकी अपनी। तो सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर। केंद्रीय विधान परिषद, हिंदी में इसको समझिए, केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई। इन प्रोविंसेस ऑल्सो एक्स्ट्रा मेंबर्स इंक्रीज लाइक बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इट इज़ नाउ 50। जो प्रांत की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो एक्स्ट्रा मेंबर्स थे उनके भी नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इनकी संख्या बढ़ करके अब 50 हो चुकी है। द फंक्शन ऑफ द बोथ काउंसिल कंट्रोल एंड सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल इंक्रीज। नाउ द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू डिस्कशन ऑन द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। देखिए अब क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जो नए लोग हैं, नए लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है, और इन नए लोगों की नियुक्ति से जो है ज़्यादा अपनी बात रखने की जो फ्रीडम है वो अब सामने आ रही है। इसके बाद देखिए हम लोग ये इस पर बात कर रहे थे। इसके बाद हाँ, ऑल्दो दे कैन डिस्कस ऑन द इकोनॉमिकल बजट्स है एंड अबाउट ग्रांट बट दे कुड नॉट गिव द वोट। आर्थिक मुद्दों पर, भले वो टैक्स से रिलेटेड हो, भले वो बजटिंग से रिलेटेड हो, जो सदस्य हैं वो खुल करके अपने डिस्कशंस कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं, बट दे कांट वोट। लेकिन वो यदि कोई कानून बन रहा है तो वोट नहीं दे सकते। यहाँ पर हम एक डीमेरिट वापस से इस अधिनियम की दिखाई देती है। एंड आफ्टर दैट सेपरेट इलेक्टोरल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेपरेट इलेक्टोरल वर रिजर्व्ड फॉर द मुस्लिम्स। In 1906, Muslims League came in existence, so they promote Muslims' interest and prevent Hindu dominance over council. देखिए that is very important। यहाँ पर आप लोग हिंदू में डबल ओ करिएगा। देखिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत करते हुए हम इसको देख रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं पृथक निर्वाचन, पृथक सामुदायिक निर्वाचन, जो केवल मुस्लिमों को दिया गया है फ़िलहाल तो। और उन्होंने ये 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है
और आप जानते हैं बंग भंग में जो है उनका उद्देश्य सेपरेशन कहीं ना कहीं कम्युनल बेसिस पे भी था। सो वो वाला समझ लें, मुस्लिम लीग के प्रभाव को समझ लें और अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझ लें। किसी भी चीज़ पर हम बात करें, इन सभी के आधार पर जो है हम यहाँ पर इस सेपरेट इलेक्टोरल की जो शुरुआत हो रही है, पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत हो रही है, वो हम इस एक्ट में देखते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियंस। द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल वॉज इंक्रीज। देखिए, दोनों की अपनी एक काउंसिल होती थी। भारत में दो बड़े अधिकारी अंग्रेज़ों के रहा करते थे, एक तो गवर्नर जनरल एज यू ऑल नो, दूसरा होता था भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये दोनों की अपनी एक काउंसिल हुआ करती थी। तो इस काउंसिल के लोगों की संख्या अब बढ़ जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नाउ मेरिट्स। अब हम इस पूरे एक्ट के दुष्प्रभाव, गुण और दोष जिसको बोलते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम गुण देख लें। लेजिस्लेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द इलेक्शन वॉज स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्टोरल इलेक्शन की शुरुआत, चुनाव की शुरुआत कहीं ना कहीं होते हुए इस एक्ट से शुरू, भले वो लिमिटेड है, भले वो कैसी भी है, भले वो सेपरेट इलेक्टोरल को भी लेके आ रही है साथ में, लेकिन फिर भी शुरुआत ऑफ चुनाव जिसको कहते हैं वो होता दिख रहा है, पहला गुण। दूसरा, इट वाज द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ 1892। देखिए, 1892 में तो कुछ भी नहीं मिला था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1909 में आकर के हमें कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखाई ही देता है। नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्रीज, सो पार्टिसिपेशन इन काउंसिल वाज इंक्रीज ऑफ इंडियंस। देखिए, नंबर बढ़ रहे हैं किसके, एक्स्ट्रा मेंबर्स के काउंसिल्स में। एक्स्ट्रा मेंबर्स कौन, इंडियंस। तो इंडियंस की कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इन द हाई काउंसिल, ये एक बेनिफिट आप देख सकते हैं। द राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिकल टॉपिक वॉज ऑल्सो इंक्रीज। ये वाली बात 1892 में भी थी, लेकिन इसमें थोड़ी इन्हांस होकर के सामने आई। सो दीज आर द मेरिट्स। नाउ कम टू द डीमेरिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट ऑफ दिस एक्ट इज दैट सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड रूल। देखिए, पृथक निर्वाचनकरण किस आधार पर पृथक, धर्म के आधार पर पृथक। तो ये एक गलत शुरुआत है भारतीय राजनीति में, और ये वाली चीज़ आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशानी आगे, आप लोग संप्रदायवाद इसी पर आधारित है, कम्युनिज्म, उसको पढ़ेंगे। दिस इज़ द स्टार्टिंग एक्चुअली, वहाँ पर हम इनको फिर से डील करेंगे। नो ब्रिटिशर्स डिवाइडिंग कांग्रेस in moderate and extremist, and because of this act of Bengal partition they wanted to divide India। यहाँ पर ये नो गलत लिख गया, इसको मत पढ़िएगा। ब्रिटिशर्स डिवाइडिंग, देखिए दो तरीके से ब्रिटिशर्स डिवाइड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड कर दिया जाए या करने पर वो अपनी तरफ से बढ़ावा दे रहे हैं। तो मॉडरेट को अपने साथ में लेकर के एक्सट्रीमिस्ट की बात को इग्नोर कर रहे हैं, इस तरीके से बढ़ावा हो रहा है। फिर वो बंगाल विभाजन के आधार पर डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आ रहे हैं, उसमें भी वही चीज़ देख रहे हैं। तो हम एक बार डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो कई ग्राउंड्स में हमें इस एक्ट में दिखाई देती, क्लियर होती हुई। देयर वर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट राइट्स वर गिवन टू द बाय दिस लॉ। कोई भी ऐसा ठोस सुधार या राइट या अधिकार भारतीयों को इस एक्ट से नहीं मिला जिसकी हम चर्चा करें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था। तो मार्ले मिंटो एक्ट, वेदर इट इज़ नॉट अपीज द इंडियंस। भारत दिन पर दिन 10-20 साल में जितनी ज़्यादा सुधारों की मांग के लिए उत्सुक होता है, लेकिन जब एक्ट आता है तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। सो इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस एक्ट, बट after 1892 and Indians effort by Congress and again Britishers disappointing Indians। तो जो कांग्रेस में हो रहा था, कांग्रेस के दोनों प्रकार के दल जो कर रहे थे या भारतीय लोग कर रहे थे, इन सभी को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट इस एक्ट के द्वारा हुआ। और इसके ठीक 10 वर्षों के बाद 1919 में फिर से 1919 में फिर से एक नया एक्ट लेकर ब्रिटिशर्स को आना पड़ा। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग होम रूल में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।